नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है आपका आज की वीडियो ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट्स। वहीं सबसे पहले मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 25 लाख के पार निकल गई। 49,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में आए 65,000 से ज्यादा नए मामले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 25 लाख के पार पहुंच गई। देश में कोरोना के मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में पहले नंबर पर आ गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65,000 नए मामले सामने आए और 996 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 25,26,192 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से अब तक 49,036 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,68,000 एक्टिव केस हैं और 18,08,000 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, जानिए कोरोना वैक्सीन से लेकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 7वीं बार लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत कोरोना संकट के दौर में कोरोना वॉरियर्स और शहीद वीर जवानों को सलाम करते हुए की। पीएम ने कहा कि आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे और बेटियों का त्याग, बलिदान और समर्पण है। आज ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों का, आजादी के वीरों का, वीर शहीदों का पर्व है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन से लेकर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक का जिक्र किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना की एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन इस समय टेस्टिंग के चरण में हैं। उन्होंने बताया कि जैसे ही वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलेगी, देश की तैयारियां उन वैक्सीन के बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन की भी तैयारी होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज से देश में एक बहुत बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। उन्होंने बताया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत में नई क्रांति लेकर आएगा। वहीं भारत में एफडीआई ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में एफडीआई में 18% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नेशनल पाइपलाइन पर देश 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। वहीं इसको आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। 7 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए। राशन कार्ड हो या ना हो, फिर भी 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अन्न की व्यवस्था की गई। बैंक खातों में करीब 90,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए। वहीं विकास के मामले में देश के कई क्षेत्र पीछे रह गए। ऐसे में 110 से ज्यादा आकांक्षी जिलों को चुनकर वहां पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले और बेहतर रोजगार मिले। वहीं उन्होंने आगे कहा कि देश के किसानों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए कुछ दिन पहले ही 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि यह भी पहली बार हुआ कि जब अपने घर के लिए होम लोन की ईएमआई पर भुगतान अवधि के दौरान 6 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है। अभी पिछले साल ही हजारों अधूरे घरों को पूरा करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के फंड की स्थापना हुई थी। आगे उन्होंने बताया कि साल 2014 से पहले देश की सिर्फ 5 दर्जन पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ी थी। बीते 5 साल में देश के 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आने वाले 1000 दिनों में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाए। वहीं अगली बड़ी खबर, लाल किले से प्रधानमंत्री का संदेश आत्मनिर्भर भारत शब्द नहीं बल्कि 130 करोड़ देशवासियों का मंत्र बन गया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के बीच 130 करोड़ देशवासियों ने आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया। आत्मनिर्भर भारत देशवासियों के मन मस्तिष्क में छाया है। ये आज सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया। जब हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, लेकिन अब दूसरों पर निर्भरता खत्म करनी होगी। जब तक हम इम्पोर्ट करते रहेंगे, तब तक हम अपनी स्किल को नहीं बढ़ा पाएंगे। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं, लेकिन अगर देश के सामने लाखों चुनौतियां हैं तो देश के पास करोड़ों समाधान देने वाली शक्ति भी है। देशवासी भी हैं जो समाधान का सामर्थ्य देते हैं। कोरोना संकट काल में हमें बहुत चीज़ों दुनिया से लाने की जरूरत पड़ी है, लेकिन दुनिया दे नहीं पाई। ऐसे में हमारे पास देश के उद्योग जगत के लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है। पहले N95 मास्क देश में नहीं बनता था, अब बनने लगा है। पीपीटी वेंटिलेटर नहीं बनते थे, अब बनने लगे हैं। देश की आवश्यकताओं को पूर्ति हुई है, साथ ही दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बढ़ गई। आत्मनिर्भर भारत कैसे दुनिया की मदद कर सकता है, आज ये आप देख रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, लगातार 7वीं बार पीएम मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराकर बनाए रिकॉर्ड, देखें तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगा फहराकर राष्ट्र को संबोधित किया और लाल किले की प्राचीर पर लगातार 7वीं बार पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया। इसी के साथ एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया। और वहीं लगातार 7वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराकर पीएम मोदी देश के चौथे प्रधानमंत्री और पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए। 7 बार से ज्यादा लाल किले पर तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्रियों में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय ध्वज फहराने के तुरंत पहले ही पीएम मोदी को राष्ट्रीय गार्ड नेशनल सैल्यूट दिया गया। राष्ट्रीय गार्ड में तीनों सेना और दिल्ली पुलिस के कुल 32 जवान हैं। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री अब देश को संबोधित कर चुके हैं। कोविड महामारी को देखते हुए इस साल स्कूली बच्चे स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा नहीं बन पाए। वहीं अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने देश में चल रही तमाम योजनाओं की सफलताओं का जिक्र भी किया
और इसी में उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, MSME और कोरोना के दौरान लागू की गई आर्थिक नीतियों का भी जिक्र किया गया। वहीं अगली बड़ी खबर, लद्दाख में पेंगोंग त्सो नदी के तट पर 14,000 फीट ऊंचाई पर ITBP के जवानों ने फहराया तिरंगा और मनाया जश्न। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दौरान लाल किले की प्राचीर से लेकर लद्दाख की सीमा में झंडा फहराया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में तिरंगा फहराया। बता दें कि बीते कुछ समय में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी जारी है। वहीं ITBP के जवानों ने 14,000 फीट पर लद्दाख के पेंगोंग त्सो नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस 2020 का जश्न मनाया। वहीं ITBP के जवानों ने इस दौरान तिरंगे और ITBP के झंडे को फहराया और सलामी भी दी। वहीं अगली बड़ी खबर, अयोध्या में प्रस्तावित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, जानिए वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद अब मस्जिद निर्माण की कयावत तेज हो गई। अयोध्या शहर के 5 एकड़ जमीन में प्रस्तावित मस्जिद का नाम को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है, मगर एक बात लगभग तय है कि प्रस्तावित मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा। माना जा रहा है कि मस्जिद का नाम धनीपुर गांव के नाम पर रखा जाएगा, जहां यह मस्जिद है। यह जानकारी मस्जिद परिसर के निर्माण की देखरेख करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों ने दी है। जी हां, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने कहा कि हमें मस्जिद के नाम के बारे में सुझाव मिल रहे हैं, मगर उनमें से मस्जिद धनीपुर नाम हमारी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। अधिक संभावना है कि मस्जिद का नाम मस्जिद धनीपुर होगा। सूत्रों की माने तो परिसर में एक मस्जिद, एक अस्पताल, एक सामुदायिक रसोई घर और एक शैक्षणिक केंद्र शामिल होने की संभावना है। वहीं अगली बड़ी खबर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिना नाम लिए चीन पर साधा निशाना, गलवान के बलिदानियों को किया नमन। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चीन पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए शुक्रवार को देश के बलिदान होने वाले जवानों को नमन किया। 74वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी देश ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया है। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता की विश्वपुत्र राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए वह मर मिट गए। भारत देश गलवान घाटी के बलिदानों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। वहीं अगली बड़ी खबर, नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है रामविलास पासवान की लोजपा पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़े सियासी उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। पार्टी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। पार्टी सूत्रों की माने तो JDU के सीनियर नेता ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया है और इसी वजह से पार्टी ऐसा कर सकती है। समाचार एजेंसी के मुताबिक लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख JP नड्डा से गुरुवार को मुलाकात की और इस मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद चिराग पासवान ने शनिवार को लोजपा पार्टी के पटना कार्यालय में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में ललन सिंह के बयान पर गंभीरता से चर्चा हुई। उसी बैठक के बाद कहा जा रहा है कि लोजपा नीतीश कुमार सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। वहीं अगली बड़ी खबर, विश्वास मत जीतने के बाद बोले अशोक गहलोत, BJP का षड्यंत्र हुआ फेल, राज्य में खुशी की लहर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने शुक्रवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र के पहले दिन विश्वास मत हासिल कर लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्षी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है और यह राजस्थान की जनता की जीत है। गहलोत ने कहा कि जिस तरह BJP ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में साजिश की थी, वही फॉर्मूला उसने राजस्थान में लगाया था, लेकिन उसकी पूरी साजिश सामने आ गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे राज्य में खुशी की लहर है। राजस्थान में BJP की साजिश विफल हो गई। मैं इसे राजस्थान की जनता की जीत मानूंगा। अब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी पर रोजाना सरकार की ओर से मीडिया को जानकारी देने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आंध्र प्रदेश कैडर के 1996 बैच के 48 वर्षीय IAS अधिकारी अग्रवाल अप्रैल और मई में कोविड-19 पर मीडिया को सूचना देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक प्रवक्ता बनाए गए थे। उन्होंने शुक्रवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मैं सभी को सूचित करता हूं कि मेरे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। दिशा निर्देश के तहत गृह पृथकवास में जा रहा हूं। अपने सभी मित्रों, सहकर्मियों या अपने ध्यान रखने का आग्रह करता हूं। स्वास्थ्य विभाग की टीम संपर्क में आने वालों का पता लगाएगी। आशा करता हूं कि सभी से जल्द मुलाकात होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन को अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण संबोधित करेंगे। हालांकि इस दौरान अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के विशाल गड्ढे के लिए 3D तस्वीरें, नाम रखा सारा भाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर बने विशालकाय गड्ढे की तस्वीरें ली हैं। इस गड्ढे का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी कर कहा, 12 अगस्त को साराभाई की जन्मशती थी। चांद पर बने गड्ढे का नामकरण उनके नाम पर करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अगली बड़ी खबर, अयोध्या के विकास को लगेंगे पंख, श्री राम एयरपोर्ट का काम तेजी से जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के विकास को पंख लगने वाले हैं। दरअसल योगी सरकार यहां तेजी से एयरपोर्ट के निर्माण के कार्यों को करा रही है। यूपी सरकार का दावा है कि अयोध्या में एयरपोर्ट बन जाने से अयोध्या के साथ ही इसके आसपास के पर्यटन स्थलों, स्कूलों आदि के विकास को पंख लगेंगे। साथ ही अयोध्या में देश विदेश के सैलानियों की सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित होगी। बता दें कि दीपोत्सव 2018 के आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में प्रस्तावित एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने की घोषणा कर दी थी। वहीं अगली बड़ी खबर, नई मानक नीति, अगस्त के अंत तक चीन के खराब उत्पादों पर लगेगी रोक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनातनी के बीच 106 चीनी ऐप पर पाबंदी के बाद सरकार अब चीन के आयात किए जाने वाले खराब उत्पादों पर सख्ती से रोक लगाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार वस्तुओं की गुणवत्ता तय करने वाली नई मानक नीति पर काम कर रही है, जिसका अगस्त के आखिर तक ऐलान किया जा सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में पड़ती रहेंगी रिमझिम फुहारें, 19 अगस्त तक बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली बारिश से सराबोर है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 अगस्त तक राजधानी में बारिश होती रहेगी। स्वतंत्रता दिवस यानी आज से लेकर 17 अगस्त तक छुटपुट, वहीं 18 और 19 को बारिश होने की संभावना है। IMD के अनुसार मानसून की अक्षरेखा दिल्ली NCR के करीब बनी हुई है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती परिसंचरण है। अरब सागर से उठी दक्षिण पूर्वी हवाओं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाओं में आर्द्रता बनी है। वहीं मौसम अपडेट, अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, कोंकण, गोवा, इससे सटे मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। आंतरिक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश कुछ हिस्सों में, दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, गंगेय पश्चिम बंगाल, बिहार, दिल्ली, पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश के साथ कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। कर्नाटक के आंतरिक भागों, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह व लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।